जैसे कि हमारे जो पैक्ड कैन्ड आइटम्स होते हैं, कैन्ड फूड कंटेनर्स हैं, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। हम उससे इतना ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं कि ये अब ह्यूमन सैंपल्स में भी पाया गया है। सपोज हम कैन्ड फूड आइटम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इपॉक्सी रेजिन की लाइनिंग होती है वहाँ से बीपीए लीच करके खाने में पहुंच सकता है, और अगर हम वो खाना खाते हैं तो हम अपने आप को उससे एक्सपोज कराते हैं। आप जानते होंगे कि हम जो डेली यूज़ में प्लास्टिक कंटेनर्स या प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, उसमें कुछ केमिकल कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें से एक केमिकल कंपोनेंट है बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए। आज हमारे साथ हैं आईसीएमआर की यंग साइंटिस्ट डॉक्टर मनीषा भटेरिया, जिनका एनवायरमेंटल एंड फूड कंटामिनेंट्स पर रिसर्च का 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उनके रिसर्च पेपर्स कई इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर मनीषा से कि किस तरीके से बीपीए हमारी हेल्थ को और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है और इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। हाय डॉक्टर मनीषा, वेलकम टू टेरा टेल्स बाय वर्षा। थैंक यू डॉक्टर वर्षा फॉर हैविंग मी ऑन योर सेशन। डॉक्टर मनीषा, जो हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो है बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए का प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज़ और उससे हमारे जो हेल्थ इम्पैक्ट्स और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है उस पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। बट मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अभी ये है कि ये बीपीए एग्जैक्टली क्या होता है और इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इसको प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली बिस्फेनॉल ए एक पॉलीमर है जो कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी ऐसी जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये एक बहुत ही स्टडी टाइप का प्लास्टिक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें जो इससे जो प्लास्टिक बनता है वो बहुत ही क्लियर होता है। तो ये ऐसी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से इसका जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रोडक्शन में जो भी प्लास्टिक के टॉयज़ बनते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स बनती हैं, और मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं, इन सब में उसका इस्तेमाल इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। तो कब सबसे पहले इसको बीपीए को इंट्रोड्यूस किया गया था और प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज़ किया गया था? अ, अगर हम देखते हैं हिस्टोरिकली तो ये कुछ 1950 से इसका इस्तेमाल बेसिकली प्लास्टिक जो हमारी ज़िंदगी में आया था वो 1950 के बाद से आना शुरू हुआ था, और जब बहुत सारे तरह के प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया था, तब जो बिस्फेनॉल ए का इस्तेमाल करके हमें जो प्लास्टिक मिला था वो बहुत ही ज़्यादा अ, दूसरों से बेहतर था, उस इन इस नज़रिए से कि ये जो है एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लास्टिक को, और एक हार्डनेस, एक स्टर्डीनेस भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी, इसने वो इतनी उस तरह से आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं कि इसने दूसरे तरह के प्लास्टिक्स जो हैं उसको अ, मार्केट से धीरे-धीरे बाहर कर दिया, और एक तरह से अपनी एक मोनोपोली बना ली है। तो अब हर प्लास्टिक की चीज़ में बिस्फेनॉल ए का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कॉमनली जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने घर में या डे टू डे लाइफ में, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बीपीए मिलता है? बीपीए हमारी जितनी भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स हैं बेसिकली, जिसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये वो इसी से ही बनते हैं। इसके अलावा हमारी जो बेबी की फीडिंग बॉटल्स है, ये उसमें भी पाया जाता है, और मेडिकल डिवाइसेज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप्स बनती हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इवन डेंटल सीलेंट्स भी इसके बने होते हैं। इसके अलावा जितने भी मेटल कंटेनर्स हैं, जो उसकी जो एक एक तरह का इपॉक्सी रेज़िन है जिससे उसको कोट किया जाता है, लाइन किया जाता है ताकि मेटल्स जो हैं अ, एक तरह से खराब ना हो। जैसे कि हमारे जो पैक्ड कैन्ड आइटम्स होते हैं, कैन्ड फूड कंटेनर्स हैं, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो उसमें भी ये प्रेज़ेंट होता है। और उसके अलावा जो हमारी वाटर पाइप्स होती हैं, उसमें भी इसको इसको पाया गया है, उसमें इसका मतलब इसको यूज़ किया जाता है उनको बनाने में। इसके अलावा जो हमारे बच्चों के खिलौने हैं प्लास्टिक्स के, उसमें भी ये मिलता है। इवन थर्मल रिसीप्ट्स में भी मिलता है, जो कि हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जो हमें कैश रिसीप्ट्स मिलती हैं जो, उसमें भी ये मौजूद होता है, और अब तो ये इस पैमाने पे मिलने लगा है कि इवन जो रैंडम ह्यूमन स्टडीज़ होती हैं, तो ह्यूमन यूरिन में भी पाया गया है, बच्चों के यूरिन में पाया गया है, ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया गया है। तो इस तरह से
इसका जितना जिस लेवल तक इस्तेमाल होने लगा है, ये हमारे प्रोडक्शन में जहाँ-जहाँ इसका इस्तेमाल हुआ है, वो इतना ज़्यादा हम लोगों से हम उससे इतना ज़्यादा एक्सपोज़ हो रहे हैं कि ये अब ह्यूमन सैंपल्स में भी पाया गया है। तो ऐसा कौन-सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये बीपीए प्लास्टिक से लीच करके एनवायरनमेंट में या हमारे खाने में या वाटर में पाया जाता है? देखिए हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला अगर हम सिर्फ़ बिस्फेनॉल की बात करते हैं, बिस्फेनॉल ए की, तो ये सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोज़र खाने के थ्रू होता है, खाने के थ्रू और पानी के थ्रू। अगर हमने अपना खाना अगर प्लास्टिक के फूड आइटम्स में से निकाला है, सपोज़ हम कैन्ड फूड आइटम लेते हैं, ठीक है? तो उसमें जो इपॉक्सी रेज़िन की लाइनिंग होती है, वहाँ से बीपीए लीच करके खाने में पहुँच सकता है। और अगर हम वो खाना खाते हैं तो हम अपने आप को उससे एक्सपोज़ कराते हैं। उसके अलावा अगर हम प्लास्टिक बॉटल के पानी का सेवन करते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी में बीपीए आ सकता है। तो बेसिकली खाना है ऐसी चीज़ जिससे ये हम मतलब उसके एक्सपोज़र में आ रहे हैं। उसके अलावा जितना ये एनवायरमेंटली प्रेज़ेंट होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि थर्मल रिसीट्स में ये प्रेज़ेंट है, तो अगर आप उसको टच करते हैं, तो ये स्किन से भी एब्ज़ॉर्ब होता है। इवन बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ में इंडोर डस्ट सैंपल्स में भी ये पाया गया है। तो हमारा इससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़र हो रहा है और बहुत ही कम डोज़ में ये हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम बात करते हैं कि प्लास्टिक से खाने में बिस्फेनॉल कैसे पहुँचता है, तो एक सबसे बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स हो सकता है, वो है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर थोड़ा-सा अगर हम ज़्यादा करते हैं किसी भी खाने का टेम्परेचर प्लास्टिक के ही कंटेनर में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बिस्फेनॉल उसमें से लीक कर सकता है। उसके अलावा हम अ अ खाने की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो खाने की प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है कि बिस्फेनॉल ए कितना लीच करता है। मतलब अगर खाना लिक्विड फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली लीचिंग ज़्यादा होगी। और उसके अलावा हम एजिंग ऑफ द प्लास्टिक्स की बात करें, प्लास्टिक कितना पुराना है, तो बहुत ही पुराना जो प्लास्टिक होगा, उसमें से भी बहुत ज़्यादा चांस है कि बिस्फेनॉल ए लीक करेगा। तो यही कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिससे उसका लीचिंग जो है फूड कंटेनर से फूड आइटम में बढ़ा देता है। तो डेली लाइफ में बीपीए का कितना एक्सपोज़र हम लोगों को हो रहा है डेली? डेली लाइफ में कितना एक्सपोज़र हो रहा है ये बताना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही वेरिंग डिग्री में हमारा एक्सपोज़र हो रहा है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा कैन्ड फूड खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक के के चीज़ों में अपने खाने को कंज़्यूम करते हैं, उन लोगों में ऑब्वियसली जो ये सब नहीं करते हैं, उन लोगों में उसके लेवल ज़्यादा ही पाए गए हैं। इसके अलावा जो लोग थर्मल रिसीट्स पे जिनका ज़्यादा काम होता है, वो लोगों में भी बिस्फेनॉल ए ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। तो ये कहना कि एग्ज़ैक्टली हमारी बॉडी में कितना होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं हम सब उससे एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो इससे एक्सपोज़र से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पर? जी लॉन्ग टर्म देखिए बिस्फेनॉल ए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू रिसर्च किया गया मॉलिक्यूल है जिसपे बहुत ही शॉर्ट टर्म एक्यूट जो हम बोलते हैं और लॉन्ग टर्म जो हम क्रॉनिक बोलते हैं उस तरह की सभी तरह की स्टडीज़ करी गई हैं और ये पाया गया है कि क्रोनिक एक्सपोज़र तो इसका है ही बहुत ही खतरनाक, लेकिन अगर हम इसका एक्सपोज़र एक्यूट में भी देखते हैं तो भी ये बहुत ही खतरनाक होता है और इससे होने वाली टॉक्सिसिटीज़ है जैसे रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटीज़ है, डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी हैं, इवन आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाली जितनी भी बीमारियाँ हैं जैसे ओबेसिटी हो सकती है, शुगर हो सकती है, जो कि इससे लिंक्ड हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका दोनों तरह से ही हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे। तो ज़्यादा ये एक तरह का एंडोक्राइन डिसरप्टर है, जो कि हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो इसमें इंटरवीन करता है। बेसिकली ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है
तो ये जितने भी उससे रिलेटेड हार्मोनल एक्टिविटीज हैं, ये उसमें इंटरवीन करता है, तो उससे होने वाली जितने भी फंक्शंस हैं उसमें ये एक तरह से रुकावट करता है। तो ये डायरेक्टली वहाँ इफ़ेक्ट करता है, और उससे रिलेटेड जितने भी हमारी बॉडी में नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन का है, डेवलपमेंट का है, और नर्वस न्यूरो डेवलपमेंट का है, ये सब उसको भी इंटरवीन करता है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि बहुत सारे कंट्रीज़ में जो बच्चों की इन्फेंट्स की यानी 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी फीडिंग बॉटल्स में बीपीए का यूज़ बैन है। तो इन्फेंट्स में भी क्या बीपीए से एक्सपोज़र होता है? जी, बिल्कुल होता है। अ, जैसा कि क्या-क्या हम सोर्सेज़ होंगे? जी, जी। जैसा कि हम जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनको 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, या फिर आप बॉटल फीड भी कराते हैं। तो बॉटल्स यूजुअली प्लास्टिक्स की होती हैं, क्योंकि वो ईज़ी टू हैंडल है, और कन्वीनिएंट भी होता है उनको यूज़ करना। तो जब बच्चों को हम इन्फेंट फ़ॉर्मूला देते हैं, अगर बॉटल में बनाकर, तो वो थोड़ा-सा उसका टेम्परेचर हम थोड़ा-सा वार्म कर कर देते हैं, तो वो एक बहुत ही पोटेंशियल सोर्स है बिस्फेनॉल का लीच होने में, लीच होने के लिए, कि वो मिल्क में आ सकता है। तो ऐसा पाया गया है कि अगर बच्चों को लो डोज़ एक्सपोज़र होता है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ही एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारे इसमें ग्लोबली। तो उस केस में जितना जिस रेट से हम बिस्फेनॉल ए या किसी भी चीज़ को मेटाबोलाइज़ कर पाते हैं, बच्चों में उतनी क्षमता नहीं होती है। तो जो असर हमें सेम डोज़ पे हम अगर बात करते हैं, तो बच्चे उससे ज़्यादा अ बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है इन कंपैरिज़न टू अडल्ट। तो ये पाया गया कि बिस्फेनॉल ए जो है प्लास्टिक की बॉटल्स में है, और उनका मिल्क में आना, जिस जिस कंडीशन में हम बॉटल्स को यूज़ करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आने की उनकी बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी है। तो ये देखते हुए कुछ कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया है पूरी तरह से इन्फेंट फीडिंग बॉटल्स में। तो अ, जैसे कंट्रीज़ है, कनाडा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भी ये बैन है, और यूरोपियन यूनियन की भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे बिस्फेनॉल ए का इस्तेमाल प्लास्टिक बॉटल्स फॉर फीडिंग इन्फेंट्स वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो आपने जो रिसर्च करी थी कि इन्फेंट फ़ॉर्मूला में भी बीपीए से कंटामिनेशन पाया गया है, उसके क्या सोर्सेज़ हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है, वो बिस्फेनॉल्स और उसके एनालॉग्स और भी हैं, उसका डिफरेंट तरह के खाने की चीज़ों में, खाद्य पदार्थ जो हम बोलते हैं, तो इन्फेंट फ़ॉर्मूलाज़ में हमने इसमें टेस्टिंग करी है, और हमने इसको पाया है कि इसके लेवल्स हमारे सैंपल्स में मिले गए हैं। तो बेसिकली इन्फेंट फ़ॉर्मूला के जो पैकेजेज़ होते हैं, उन पैकेजेज़ के थ्रू ही ये लीच आउट करके मिल्क प्रोडक्ट्स जो उससे उसमें कंटेन्ड होते हैं, उसमें स्टोर्ड होते हैं, ये उसमें पहुँच जाता है। तो ये तो हमने अभी जैसे ह्यूमन हेल्थ पर बात करी, अभी हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में कि एनवायरनमेंट में भी इसकी वाटर बॉडीज़ में प्रेज़ेंस पाई गई है बीपीए की, तो ये एक्वेटिक लाइफ़ पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका? देखिए, अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इसका सिर्फ़ वाटर सैंपल्स में ही नहीं, इसका जो है सॉइल के सैंपल्स में है, उसमें भी इसको पाया गया है। और उसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स में, इवन आपके जो ओशन के जो, अगर हम वाटर सैंपल की बात करते हैं, तो बिस्फेनोल ए उसमें भी मिला है। तो एनवायरनमेंट होलिस्टिकली एयर सैंपल्स में, जैसा मैंने पहले बताया था कि वो इंडोर एयर डस्ट में भी मिला है, और लैंडफिल्स में भी मिला है, यानी सॉइल सैंपल्स हैं, सेडिमेंट्स में भी ये मिला है, और वाटर तो जैसा हम अब बात ही कर रहे हैं, वाटर सैंपल्स में भी ये बहुत ज़्यादा मिला है। तो एनवायरमेंटली हम ह्यूमन्स और एनवायरनमेंट दोनों में ही बिस्फेनॉल ए एक तरह से यूबिक्विटसली प्रेज़ेंट है। यानी वो अ, बिल्कुल उसकी प्रेज़ेंस 100% हम बोल सकते हैं। तो तो एक्वेटिक ये लाइफ़ पर इसका क्या इम्पैक्ट जी, होगा? जी।
एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं तो ये डेफिनेटली ये हार्मफुल है क्योंकि जो अ, पानी में जो बिस्फेनॉल ए प्रेजेंट होगा वो डेफिनेटली जो है फिशेस है या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें ये उसको कंज्यूम करेंगे और उनमें भी इसकी टॉक्सिसिटी को पाया गया है। ऐसे बहुत से रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश इस पे हो चुके हैं। तो ये एनवायरनमेंट में कितने लंबे टाइम तक पर्सिस्ट कर सकता है बीपीए? बिस्फेनॉल ए कितना टाइम तक पर्सिस्ट करता है, देखिए ये डिपेंड करता है हम किस सैंपल की बात कर रहे हैं। हम अगर वाटर सैंपल की बात करते हैं तो ये हो जाता है, बायोडिग्रेड हो जाता है, बट जस्ट बिकॉज़ इट ब्रेक्स डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल डज़न्ट मीन इट विल कम बैक इंटू नेचर, राइट? तो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। तो ये इसको वाटर में टूटने में समय लगता है, इसको सॉइल में टूटने में समय लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो अगर हम एनवायरनमेंट या इको फ्रेंडली अ, नज़रिए से इसको देखते हैं तो इट इज़ नॉट एन इको फ्रेंडली प्लास्टिक और ये यहीं पे मतलब एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी रखता है इन द एनवायरनमेंट सैंपल। तो इसके सेफ़र अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं जो मार्केट में आजकल बीपीए फ्री प्लास्टिक मिलता है? इज़ इट अ, सेफ? ये सवाल अभी इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी हम वहाँ पे पहुँचे ही नहीं हैं जहाँ पे हमने किस इसका कोई सेफ अल्टरनेटिव ढूँढ लिया हो। तो ये इसके भी कुछ एनालॉग्स हैं जिनको लोग टेस्ट कर रहे हैं अभी भी। अभी वो पूरी तरह से उसकी थॉरोली टॉक्सिसिटी टेस्टिंग नहीं हुई है। और इसके अलावा भी कुछ और बाइसाइक्लिक स्टार्चेज़ हैं, कुछ कोपॉलिएस्टर्स हैं, कुछ अ, ओलेफिन पॉलीमर्स, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी टेस्टिंग करी गई है इसका सेफ अल्टरनेटिव ढूँढने में, लेकिन अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पे हम ये कह सकें कि ये बीपीए का सेफ अल्टरनेटिव है। और दूसरा जो इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिस पर ये लिखा है ये बीपीए फ्री है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली में कि अगर बीपीए फ्री है तो बीपीए की जगह पे उन्होंने किस पॉलीमर का या किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक चीज़ है जिससे हमें सबको जानना चाहिए जब भी हम कोई ऐसा प्लास्टिक खरीदते हैं जिस पे बीपीए फ्री लिखा है, क्या इसके बारे में जानकारी दी गई है कि उसका जो अल्टरनेटिव है या उसकी जगह पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है उस प्लास्टिक को बनाने में? ऐसी कौन-सी रिसर्चेज़ अभी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे हमें ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे बीपीए का या बीपीए फ्री प्लास्टिक्स का इम्पैक्ट अच्छे से समझने में हेल्प मिल सके? अ, अगर हम टेस्टिंग या सेफ्टी की बात करते हैं तो गाइडलाइंस है जहाँ पे किसी भी केमिकल की पूरी थॉरोली रिस्क असेसमेंट उसका करा जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि उस चीज का इस्तेमाल करने से ह्यूमंस कितने ज्यादा रिस्क में आते हैं, कितने सेफ हैं, किस डोज तक सेफ हैं। तो इस तरह की जो स्टडीज हैं वो बहुत ही हॉलिस्टिकली उसके अंदर टेस्टिंग होती है, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, बायो मॉनिटरिंग स्टडीज होती हैं। तो ये बहुत सारी इसमें स्टडीज़ को इंक्लूड किया गया है जो कि एक पूरी हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं, बताता है कि हाँ, अगर हम इस पर्टिकुलर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हमारी सेहत को इतना खतरा होगा, मतलब हम उसको एक तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा डॉक्टर मनीषा आपसे कि हम अपने आप को कैसे बीपीए एक्सपोज़र से बचा सकते हैं? बीपीए एक्सपोज़र से बचाने के लिए आपको बीपीए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करना होगा, ये ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि प्लास्टिक इज़ नाउ वेरी यू नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है अपने आस-पास देखते हैं जो कि प्लास्टिक की ना बनी हो। तो दूसरी चीज़ों से हटकर अगर हम सिर्फ़ खाने की चीज़ों की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली वी शुड नॉट कंज़्यूम और वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। अब अ, बिल्कुल बंद करना शायद मुमकिन नहीं हो, तो हम उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। खाना अगर हमें खाना है, तो
उसको प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव ना करें, ये हम ध्यान रख सकते हैं। हम उसकी जगह पे ग्लास के बर्तनों का या पोर्सिलेन या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है जो हम आप सब कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक के बर्तन में खाने को माइक्रोवेव ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसका प्राइम सोर्स मिला है, जिससे कि खाने में बीपीए लीच होता है। दूसरा, पुराने जितने भी प्लास्टिक्स हैं उनको टाइम टू टाइम अपने किचन में से बेसिकली हम उसको निकाल सकते हैं। हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है कि अ अ, पुराने प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हम लोग ना करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 1 साल उसके बाद हम उस प्लास्टिक को निकाल सकते हैं। और इसके अलावा पानी का सेवन जो है प्लास्टिक की बॉटल में से ना करें। हम लोग उसके लिए अपनी स्टेनलेस स्टील की बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर पे हैं तो ग्लास की बॉटल्स में से कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिसको हम इम्प्लीमेंट करके बीपीए के एक्सपोज़र को कम कर सकते हैं। और और ये जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो बिस्फेनॉल ए के एक्सपोज़र को कम से कम करें। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनके अ, उन उनको बिस्फेनॉल ए का एक्सपोज़र जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक उनके लिए और उनके बच्चे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो दे शुड एक्चुअली ट्राई टू अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स व्हाइल दे आर प्रेग्नेंट। और जो तीसरा एक और कारण है इसका सॉरी एक्सपोज़र जो है हम इसको कम कर सकते हैं कि हम कैन्ड फूड में से खाना ना खाएँ। जो हमारी हैबिट बन चुकी है कि ये यहाँ से निकाल के सीधा जो है कंज़्यूम कर लिया। वो हम उसको ना करें तो बहुत ही ज़्यादा हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं, क्योंकि कैन्ड फूड के जो कैन्ड फूड है वो बेसिकली जो मेटल कंटेनर है उसकी लाइनिंग जो जिससे बनी होती है वो बीपीए की होती है, और उसको हीट करना और फिर उसको कंज़्यूम करना इट एक्चुअली इंक्रीज़ेज़ द एक्सपोज़र टू बीपीए, तो वो हम एक कम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अपना खाना बहुत ही पुराने तरीके से स्टील या ग्लास के बर्तनों में या पोर्सिलेन के बर्तनों में खाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। थैंक यू डॉक्टर मनीषा, आपने जो हमको इतनी वैल्यूएबल और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दी। आपने जो इन्फॉर्मेशन बीपीए प्लास्टिक्स के बारे में दी, वो काफ़ी आई ओपनिंग थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी डेली लाइफ में। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे वाक़ई समझ में आता है कि हमको अपनी चॉइसेस बहुत ही समझदारी से और रिस्पॉन्सिबली लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीषा फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Dr. Varsha, for giving me this opportunity to actually inform people what I know and what I have been doing in my research. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर मनीषा।